अस्सलाम वालेकुम गाइस, नई सोच के साथ आरएनएन न्यूज़ में मैं लेकर आई हूँ फिर से एक नए मेहमान के साथ। उनकी सोच, उनके ख्यालात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ फादर के नाम से दो ऐसे कैंडिडेट जो अपनी एक नई सोच, नए एजेंडे को सामने लेकर आए और मैं बहुत जो है उनकी शुक्रगुजार हूँ और वेलकम करती हूँ उन्हें हमारे शो में। आइए उनका तारुफ करते हैं और उनसे मजीद जानते हैं इनके एजेंडे और उनकी नई सोच को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानिश साहब और दूसरे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इसाक मेमन साहब। वॉइस ऑफ नेशन में इनका किरदार बहुत अहम है और ये एक समझ लें चेन है, एक दरख्त है, उसकी शाखें हैं जो ये लेके चल रहे हैं मोहम्मद इसाक साहब। तो इसाक साहब कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश साहब आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। जी इसाक साहब, वॉइस ऑफ फादर जो नाम है वो मेरी समझ में तो जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, वॉइस ऑफ फादर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है उन विक्टिमाइज फादर्स को कि जो एक इस सोसाइटी के इस वक्त इन्हतात का शिकार हैं। मींस एक तो फैमिली में सेपरेशन आने के बाद वो एक इंसान एक ट्रबल से गुजरता है, उसके बाद फिर अदालतों में बच्चों की कस्टडी और इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो उनके हवाले से एक तवील जो है वो चेन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक म्यूचुअली क्वेश्चन ये है कि डिवोर्स का जो मेन इशू होता है वो होता क्या है? देखें, डिवोर्स का जो मेन इशू होता है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। कोई भी फैमिली मेंबर तो ये हो, मुझे ये बताइए थर्ड पार्टी को एंटर होने देता कौन है? उन्हीं दो में से कोई एक ना? यस, डेफिनेटली इंसान में वीकनेसेस होती हैं और हर इंसान में होती हैं, और जो थर्ड पार्टी होती है वो हमेशा इन्हीं वीकनेसेस का फायदा उठाती है। तो सर आप ये मानते हैं कि जब दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो जाती है, वो जो एक गैप क्रिएट होता है, उस गैप को क्रिएट यानी कि जिस इंसान के साथ आपकी जिंदगी गुजरी है, जिस इंसान की औलाद को आप पाल रहे हो, आपके अंदर अचानक से ऐसा कोई गैप क्रिएट हो जाता है कि फौरी तौर पे कोई तीसरा शख्स जिससे आपका दूर दूर इतना कोई खास ताल्लुक नहीं है, सलाम दुआ खैर खैरियत होती है, उसे आप बीच में इन्वॉल्व करके अपनी पूरी जिंदगी थमा देते हैं और ये फैसला लेते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे साथ ऐसे हुआ। हमारा मुआशरा, सॉरी टू से, इसका भी बहुत बड़ा शिकार है कि हमारे मुआशरे में आज तक जो है ताकतवर चीज समझी जाती है जादू टोनों को। लोगों के घरों में ये बहुत इशू हो गए, किसी का घर तबाह करना हो तो बाबा आमिर सब आ जाते हैं। ठीक है, हम खुद के बाबा हैं, हम खुद के आमिर हैं, ये समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। ठीक है, चाहे वो मियाँ हो चाहे वो बीवी हो। ठीक है, औलाद के हुकूक बाद में आते हैं, पहले वो दो हुकूक कहीं एक जगह टिके तो फिर उनको समझ में आए कि यहाँ से लैकिंग हुई है, वहां से लैकिंग हुई है, बच्चे के साथ क्या करना है। क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ तो कर लिया, डिवोर्स हो जाता है, तो डिवोर्स कोई बुरा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि कुरान ने इसका हक दिया है, क्योंकि हर इंसान का एक ऑप्टिमम जो कहते हैं पेशेंस पॉइंट होता है, सबर का एक हद होती है। तो साबिर होना इतना आसान होता तो यहाँ पे हर कोई औलिया या नौज बिल्ला नबी बन के घूमता होता। हम उसको फॉलो ही करने बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। वॉइस ऑफ फादर के हवाले से मैं एक चीज बहुत अच्छी कहूंगी कि बाप का एक किरदार जो अल्लाह पाक ने कुरान के जरिए हमें बताया है, माँ का एक किरदार जो हमें बताया गया है, उसकी रोशनी को समझना बहुत जरूरी है। चाहे देखें अभी तक डिवोर्स की बात हो रही है, कहीं कहीं के तो लोग दुनिया में ही नहीं रहते, किसी की वाइफ नहीं होती, किसी का हस्बैंड नहीं होता, तो वो कैसे अपने बच्चों को देख रहे होते हैं? कभी आपने सोचा है उसके लिए वॉइस कैसे आए? देखें, जब ये कोई नेचुरल किसी की डेथ हो जाती है तो फिर सब कुछ अल्लाह पर रखकर जी लाइफ मूव ऑन हो जाती है। तो सर क्या किसी की डेथ होने पर ही अल्लाह पे तवक्कल रखी जाए? ये इस हालत में क्यों नहीं होता? देखिए, एक रिश्ता तो खत्म हुआ, कत्ल तो हो गया एक रिश्ते का, ठीक है, फिर एक बच्चे का एक रिश्ता। अगर मैं समझती हूँ कि बाप डिवोर्स के बाद भी उस बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, उस अपने नाम के साथ उसको चला रहा है, तो मैं ये समझती हूँ कानून, दीन, दुनिया दोनों में उसको इजाजत देती है उससे बाशऊरियत तौर पे मिलने की। बच्चे को पहचान हो कि ये मेरा बाप है, बड़े होने तक उसको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये नहीं थी, ये थी। क्या हम बीइंग अ पेरेंट्स उनको ये चीज बता रहे होते हैं? क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट शुरू से चला आ रहा है कि माँ बाप सिर्फ अच्छी चीजें दिखाते हैं बच्चों को, जब नेगेटिव आता है तो बच्चे भटकने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव तो कभी माँ बाप सोचते ही नहीं है कि मेरी औलाद है, क्योंकि माँ बाप है, मोहब्बत अपनी जगह है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये भी मोहब्बत है कि माँ बाप बताएं कि बेटा अगर एक चीज अच्छी है
तो लाइफ में कभी बुरी चीज आती है तो उसके लिए ऐसे तैयार रहना। बिल्कुल, हमें जो है वो दोनों एस्पेक्ट से जो है अपनी औलाद को ट्रेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला यही है ना कि हमें तो इतना टाइम ही नहीं दिया जाता कि हम अपने बच्चों को क्या ट्रेन करें। तो आप समझते हैं कि पेरेंटल काउंसलिंग होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ सिंपली। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि शायद अगर आपकी पेरेंटल काउंसलिंग हुई होती, आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग होती, वो शायद आप लोगों को बता चुके होते। जब तक आपके बताने का टाइम आया तब तक आपको समझ में आया कि कहाँ लैकिंग हुई। तो क्या चीजों को समझने के लिए वो प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है? एक सेकंड में इसमें एड ऑन करना चाहूँगा एक चीज़। देखें, ये मसला इस वक्त ज़्यादा क्यों है और आज से 20 साल पहले या आज से 50 साल पहले क्यों नहीं था? उस ज़माने में हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो जनरेशन टू जनरेशन इन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे थे। एक बाप अपने बेटे को वो तमाम गर्ड्स सिखाता था कि बेटा ये लाइफ में ऊंच नीच आएगी, यू हैव टू डील विद दैट दिस वे में। अब हुआ ये है कि जब से मीडिया यानी टीवी, मोबाइल और इस तरह की चीज़ें आई हैं तो ज़्यादा फोकस जो है हमारा जो है वो उन एक्टिविटीज़ पे चला गया है और ये जो एक बेसिक नेसेसरी चीज़ थी हम इसको लेक कर रहे हैं और यही एक रीज़न बन रहा है हमारे इस केप का और इन प्रॉब्लम्स का। सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आजकल जिस तरह से पहले के फादर अपने बच्चों को बिठा के ट्रेन करते थे, थोड़ा सा उन्हें महरूम रखते थे चीज़ों को ताकि वो देखें कि उनके बाप ने कैसे मेहनत की, आजकल के बच्चों को वो सारी चीज़ें फराब है, ऐसा ही है। तो वो गैप तो खुद ही उनके पेरेंट्स ने पैदा कर दिया, बल्कि वो तो ज़्यादा एहसास नहीं है। वो तो इससे ज़्यादा लग्जरी देने के चक्कर में होते हैं कि हमारे बच्चे और ज़्यादा एंजॉय करें। फिर वो सीधे एक काम करते, बड़े होकर इनको छोड़ के चले जाते हैं। यस जी, फ्रीडम ऑफ कहते हैं, उन्होंने एक अपना ही एक जोन बना दिया यूएसए का यहाँ पे। देखिए, जो चीजें इसीलिए कहते हैं तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है। अब तरबियत का बुनियादी मफहूम जो है ना, हम तरबियत का मतलब एक जनरल मफहूम तो समझते हैं लेकिन उसकी जो डिटेल है वो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में अक्सरियत इससे वाकिफ होगी। सर, आपने बात की मीडिया की, मीडिया को लोग देख के ये कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कुरान पाक तो तब से है जब से अल्लाह पाक ने इसकी जो है वही नाजिल की है, ठीक है। कुरान पाक तो हर घर में मौजूद है सर, ठीक है। इसको नेगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये तो एक अच्छी चीज है जो हमारी तालीम बचपन से दी जाती है। पहले कुरान खत्म करवाया जाता है, फिर तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाता है। आपने कहा मीडिया आके जो दिखा रहा होता है वो माशरे की अक्कासी करता है। जो माशरे को देख रहा है, वो जो एक्चुअली देख रहा होता है वही दिखा रहा होता है। मसला ये होता है कि जब एक आईने जैसी कोई चीज सामने आ जाती है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि रियलिटी आ रही है। आप ये समझते हैं या मोस्टली लोगों के ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि मीडिया अगर गलत होता तो मैं कहती हूँ मीडिया को आपके पॉइंट से मैं गलत भी ले लूँ कि लोग उससे गलत चीजें ऑब्जर्व करें। तो क्या कुरान हर घर में नहीं है? क्या तर्जुमा हर घर में नहीं है? उसको फॉलो करते हुए उन चीजों को उस पर फौकियत क्यों दी गई? ये तो अपना कॉन्सेप्ट है, अपनी सोच है। देखिए, मैं एक चीज़ को क्लेरिफाई कर दूं। अभी मैंने जो बात की वो ये थी कि मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया की वजह से या चूँकि वो अपना जो मेजर टाइम है वो वीडियोस में, गेम्स में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में सर्व करते हैं, तो वो अपने वालिद से सीखने का जो टाइम होता है वो उनको मैसर नहीं आता, जिसकी वजह से फिर वो मिसगाइड हो जाते हैं। आप दोनों से मेरा एक डिस्कशन ये है कि हमारे लाइफ के अतराफ में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं। आप लोग की लाइफ में जब डिवोर्स वाले मामला आए तो जाहिर सी बात है लैकिंग हस्बैंड वाइफ के दरमियान थी। तो मैं वाइफ की डिटेल्स नहीं जानना चाहती, एक जनरल परसेप्शन पे मुझे ये बताइए कि वाइफ जब खुद बीइंग फीमेल थी, जब आपके साथ एज अ वाइफ थी, जब आपके बच्चे नहीं थे, तो उस वक्त आपको उनके अंदर की नेगेटिविटी कहीं नजर आई या उनको आपके अंदर की नेगेटिविटी कहीं नजर आई जिसको आपने निग्लेक्ट करते हुए आगे छोड़ दिया कि नहीं मूव ऑन, आगे तो रहते रहते सीख जाएंगे, फला सीख जाएंगे? देखिए, मेरी जो मैरिटल लाइफ है वो ऑलमोस्ट 10 साल रही, ठीक है। 10 साल इज सफिशिएंट टाइम। और ये बात भी नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक दूसरे को समझते भी थे, लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग और ये बाकी जो चीज़ें हैं ना, फिर वो बेमानी हो जाती हैं। तो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की मोहब्बत में, केयर में कोई कमी रह गई थी कि उन्होंने फौरी तौर पे अपने एक कहते हैं ना कि इजाज़ी खुदा को उसने जो है दूसरे जो है आंटी, चाची, मामी जो भी बीच में आई है उनको जगह दे दी, या कोई भी मेल हजरात हैं या कोई गलत रिलेशनशिप आगे आ गया, उसकी कहीं ना कहीं वजह आप लोगों की लैकिंग नहीं है? कहीं ना कहीं को वो गैप नहीं है? डेफिनेटली हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। समटाइम वो उसमें
नेचुरल होती हैं, जैसे लोगों की आदतें होती हैं बाज़ औक़ात बाज़ लोगों में, लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि एक बंदा जो अच्छे लेवल पे कमा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उस वक्त उसकी शादी हुई, थोड़े अरसे के बाद उसके हालात डाउन हो गए, ठीक है। अब वही मिसेस जो उनके साथ थी, उनके जो साथ खुशी गमी में चल रही थी, उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कि अब ये डूब रहा है, देन इट्स बेटर कि अब जो है ना किसी इनको छोड़ के मूव ऑन हो जाए। हस्बैंड वाइफ जब एक पिलर हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, तो ऐसा क्यों कि क्या पैसा ही फोकियत है? नहीं, इसमें फिर मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा जो थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था, तरबियत। अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दें कि बेटा अच्छा बुरा वक्त आता है, इंसान को अपने कदमों पर रहना चाहिए, अगर वक्त बुरा आएगा वो भी गुजर जाएगा और अच्छा वक्त भी अल्लाह की तरफ से दानिश साहब, आपको नहीं लगता कम्युनिकेशन गैप इज एवरीथिंग? इस सारे सिनारियो में जो मुझे अब तक एनालाइज हुआ वो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है। अगर यही बात अपनी वाइफ के साथ बिफोर डिवोर्स बैठ के कम्युनिकेट की जाती, नहीं बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की भी है, कोशिश भी की है, लेकिन एक बंदा अगर नहीं समझना चाहता तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और जब सिचुएशन क्लियर हो जाए, सर्कमस्टेंसेस क्लियर हो जाए, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। देखिए बात यह है, किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आप अपना 100% एफर्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बंदा नहीं समझता तो ठीक है, इट्स बेटर टू टेक अ साइड, दैट्स इट। मैं हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अलावा एक बात करना चाहती हूँ। आई टॉक अबाउट माई जुडिशरी, लॉ, लॉयर्स, जजेस। मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसे लॉयर्स मिले जिन्होंने आपको मिसगाइड करने की कोशिश की? क्योंकि हमारी लॉ, हमारी जस्टिस डिपेंड करती है जजेस और लॉ के बिहेवियर पर, उनके सबूत पे, एविडेंस पे, उनकी कम्युनिकेशन और दलाइल पे। आपको क्या लगता है? देखें, इट्स अ फैक्ट कि जो विक्टिमाइज फादर्स होते हैं वो सहारा ढूंढने के लिए अदालतों का रुख करते हैं जी। वो इस उम्मीद पर अदालतों में आते हैं कि हमें जो लॉयर्स हैं जिनको हम फीस पे कर रहे हैं वो हमें जस्टिस दिलवा सकेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वॉइस ऑफ फादर का ग्रुप ऐसे मैसेजेस से भरा हुआ है कि जिन्हें वकील ने जो है वो बजाय इंसाफ दिलाने के, ये एक इंसानी, देखें ये एक इंसानी अलमिया है, एक तो बजाय इसके कि वो उनको सपोर्ट करते, उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हमारे पास हैं, काफ़ी सारे दोस्त हमारे ग्रुप्स के अंदर हैं, ठीक है, कि जो अब कराची बार एसोसिएशन और सिंध बार ने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है कि अगर आपने एक वकील साहब को हायर किया हुआ है तो आप उसको चेंज उस वक्त तक नहीं कर सकते कि जब तक कि वो एनओसी ना दे दे। अब उस वो वकील जो आपको ऑलरेडी ब्लैकमेल कर रहा है और आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमें एनओसी दे दें, तो वो कहेगा जी मैंने आपसे 30,000 फीस तय की थी, अब मुझे 1 लाख रुपए आप दोगे तो एनओसी मिलेगी, अदरवाइज मैं आपका केस खराब कर दूंगा। और फिर मरता क्या ना करता है, या तो ब्लैकमेल हो जाए या वकील की डिमांड्स पूरी करता रहे, ठीक है। और यहाँ पर बात ये मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ फीस तक मामला नहीं रुकता। जब वो फीस देते हैं, मोस्टली वकील 50% एडवांस ले लेते हैं, और कुछ तो ऐसे भी जो 100% एडवांस ले लेते हैं, या इस तरह करते हैं कि 50% एडवांस ले लिया, फिर 3 महीने बाद बाकी 50% भी ले लिया। सर, वकीलों की बात हो रही है, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बोलूंगी और इनसे पूछना भी चाहूंगी, जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा। मुझे ये बताइए कि आपने वॉइस ऑफ फादर शुरू किया जी, जबकि आपके पास वकील थे, जस्टिस की आवाज थी, वो आपको खुद ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, तभी तो ये वॉइस ऑफ फादर जैसे एजेंडे सामने आए, ये खुद की ही आवाज लेके बाहर आए। अगर हमारे वकील, मैं नहीं कहती सारे वकील, और मैं नहीं जानती कितने वकील, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स ऐसे ही हैं, क्या हमारे आगे जो अवाम है वो इतनी इलिटरेट है? मैं यही दुआ करती हूँ कि जितने भी सबके मामलात हैं, अल्लाह पाक उन्हें घर के अंदर हल करने की तौफीक अता करे। क्योंकि जब हम अपने से किसी आगे की दुनिया में, घर के अहाते से निकल के बाहर जाते हैं ना, तो वो चाहे वकील हो, चाहे आपके फला फुप्पा हो, चचा हो, वो फिर एक विक्टिमाइज टारगेट हो जाते हैं। कुछ लोग मजे भी लेते हैं आपकी कहानियां सुन, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने वॉइस रेस की वो इसलिए की क्योंकि आप सिर्फ घरेलू तजाद से नहीं परेशान थे, आपने जुडिशरी से भी भुगता है, बिल्कुल। तो क्या ये बातें आगे जाके पता नहीं चलती, इसकी इस्लाह नहीं होनी चाहिए? देखें, वॉइस ऑफ फादर का एक बेसिक पर्पस यही है, ग्रुप्स में जितने हमारे विक्टिमाइज लोग आते हैं ना, तो फिर उनको वहीं पे एक प्रॉपर मशवरा दे दिया जाता है। इवन के अक्सर लोगों को हम उनसे कोर्ट में मिलते हैं, उनके पूरे केसेस उनके स्टडी करते हैं, फिर हम उनको प्रॉपर सजेशन भी देते हैं कि आप अपने केस में इस तरह से इसको प्रोसीड करें। सर,
और आपका केस सॉल्व हो चुका है? नहीं, मेरा मीटिंग्स जो है वो अलॉट हो चुकी है, कोर्ट के प्रेमिसेस में मीटिंग्स अलॉट हुई है, जिसके मैं हक में हूँ नहीं, क्योंकि वो आप मुझे खुद बताएं कि 15 डेज में मैं क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता हूँ अपने बच्चों के साथ। कितने घंटे का टाइम दिया आपको? 2 आवर्स का टाइम ओपन ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में, जहाँ इतनी धूप आती है, जहाँ माहौल ऐसा होता है, और मैं कहीं लेके भी नहीं जा सकता। ऐसा मुझे महसूस होता, मैं कैदी हूँ। तो लीगली आपने चेकआउट किया है कि क्या हमारी कानून ये हक देता है एक बाप को? मैं आपसे मैं इसमें सिर्फ ये ऐड करूंगा कि लीगली जो है ना, कानून गो के अंग्रेजों ने आज से 100-150 साल पहले बनाया था, बट अंग्रेजों ने उस कानून को ईमानदारी से बनाया था। हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि उस कानून की जो एक्चुअल स्पिरिट है या सोल या स्पिरिट है, उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा अदालतों में। और हमारी एक देखें, अभी रिसेंटली एक फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आप जो भी औरत खुला लेती है तो वो पूरा का पूरा हक मेहर वापस करेगी। ठीक है, बट चंद दिनों के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है ना। तो अब अदालतों का ये हाल है कि एक अदालत एक फैसला करती है और दूसरी अदालत दूसरा फैसला करती है। एक अदालत फैसला करती है कि जी माँ ने अगर दूसरी शादी कर ली तो बच्चे बाप के पास जाएंगे, और दूसरी अदालत उसी फैसले को रिवर्ट कर देती है कि जी अगर बच्चे जो है वो ये स्टेटमेंट दे दें कि वो माँ के साथ रहना चाहते हैं, तो चाहे वो माँ दूसरी शादी कर ले तब भी बच्चे माँ के साथ ही रहेंगे। देखिए, अब ये सिस्टम इस तरीके से चल रहा है कि कोई एक सेट प्रिंसिपल नहीं है। एक चीज और इसमें जो है ना वो गौरतलब है, और जिसको अदालतें जो है इस चीज को कंसीडर ही नहीं करती हैं, कि अगर एक बच्चा शुरू से यानी 8-10 साल से माँ के पास रह रहा है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो डेफिनेटली वो माँ से इतना अंडर इन्फ्लुएंस होता है कि वो तो यही कहेगा कि मुझे माँ के साथ ही रहना है। अब वो टाइम जो अदालत ने उस बाप को नहीं दिलवाया, उसका खमियाजा भी उसी बाप को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये देखें, बहुत सारे लुकनाज हैं जो हमारे इस जुडिशल सिस्टम के अंदर हैं, इनको एड्रेस करने की और फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पे इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज बहुत सारे फादर्स जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जिस तरह अभी हमारे एक दोस्त अब्दुल रशीद साहब जो है वो आखिरी वक्त तक हॉस्पिटल में अपनी बेटी का नाम लेके जो है तड़पते रहे। तो ठीक है ना, उनकी डेथ हो गई है। यस, उनकी डेथ हो चुकी है। कॉज ऑफ डिप्रेशन। तो अब देखें, ये ऐसे मैटर्स हैं, इससे कई बाप ये तो कुदरती जाते हुए उन्होंने अपनी वीडियो बना ली अपनी बेटी के नाम पे, ठीक है, उसके बाद उनका डेथ हो गई। लेकिन ऐसे कई बाप हैं जो तड़प के तकलीफ से, अजियत से अल्लाह को प्यारे हो चुके या साइको प्रॉब्लम्स में आ गए। तो हमें इस इशू को अर्जेंट बेसिस पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप ये भी कहना चाह रहे हैं एक तरफ से, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे लॉ को अमेंडमेंट की जरूरत है। फैमिली एक्ट लॉ को दोबारा से बगौर जायजा लेके दोनों के हक में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या जहाँ बच्चे की बेहतरी नजर आती हो, जहाँ बुनियाद या उसकी जो कहते हैं ना मेन मुद्दा बेहतरी का हो, चाहे वो माँ करे या बाप करे, उस बुनियाद पे होनी चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और उस एक्ट पे अमेंडमेंट या उस पे जो इम्प्लीमेंट है वो भी सख्त से सख्त तरीन होना चाहिए, ताकि कोई से फॉर ग्रांटेड ना ले। ऐसे ही कोई वायलेशन का सोचे भी ना। अब देखिए, मैं आपको चीज ऐड करूं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें ऑर्डर हो चुका है कि माँ बच्चों को मिलवाएगी, लेकिन माँ लाती ही नहीं बच्चों को। ऐसे बहुत से बाप है जो 3-3 साल से बच्चों से नहीं मिले, इवन आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। मगर कोर्ट, तो इसका री-एलिगेशन क्या होता है सर? कोई एलिगेशन नहीं है इस पे, कोर्ट ने कोर्ट कोई एक्शन कर ही नहीं सकती है, क्योंकि अब वो सिर्फ फेवर देते हैं माँ को। अच्छा। कि जी जनाब, अब अच्छा उसमें कुछ हमारा सिस्टम भी है कि एक जानबूझ के जिस दिन बच्चे को बाप से मिलना है उस दिन का एक मेडिकल बना लेंगे, कहीं हॉस्पिटल की पर्ची बना लेंगे, ठीक है, या कोई और इस तरह का कि जनाब बच्ची अभी स्कूल में है, नहीं आ सकती। अब जजेस जो हैं वो उस पर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट ऑर्डर पास करते हैं। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज द मिसयूज ऑफ द कोर्ट प्रोसेस। मैंने कहा ना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजें। yes. देखिए बात ये है, जी एज अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन हम तो नहीं कर सकते कि कानून हाथ में ले लें या अपने हिसाब से फैसले कर लें। तो हम तो जाहिर सी बात है कोर्ट को गार्डियन मानते हैं, अदलिया की रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ इस किस्म के मामला होंगे, इतना इनजस्टिस होगा, इवन वहाँ के जो स्टाफ होता है, अमला होता है, वो भी हमें इस तरह ट्रीट करते हैं हमको क्रिमिनल है। तो बेसिकली ये है कि
कोर्ट का जो माहौल है कि हम उससे यही चाहते हैं कि एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया जाए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जब हम किसी लॉयर के पास जाते हैं ना, अमूमन नॉर्मली कोई भी चीज होती है इसकी दो साइड्स होती हैं। आप 4 वकील के पास जाएं, चारों वकील अलग अलग बातें करते हैं। आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते। तो आपको लॉ ही नहीं पता, आप एक से पूछते हैं अलग बात करता है, तो बंदा क्या करे? इसका जो फायदा उठाते हैं, जुडिशरी का अलग जो है डिले टैक्टिक्स यूज होती हैं और लॉयर्स का अलग इशू है, तो सफर तो हम ही करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। काफी चीजें हमने जानी वॉइस ऑफ फादर के हवाले से। एंड में मैं वाइंड अप करने से पहले इसाक साहब और दानिश साहब से यही अर्ज करूंगी कि इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को क्या एक्नॉलेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी मीडिया हो, गवर्नमेंट हो, आप क्या चाहते हैं वो आप खुल के बोलें। वॉइस ऑफ फादर के हवाले से कोई लिंक है जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपसे किस तरह कनेक्ट हो? जी बिल्कुल। लास्ट में प्लीज जरा आप बता दें। जी, हमारा वॉइस ऑफ फादर के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ फादर का फेसबुक पेज भी है, वॉइस ऑफ फादर पाकिस्तान का। अब हाँ, मेरा जो मैसेज है बुनियादी तौर पे वो उन तमाम कपल्स के लिए है कि जिनके दरमियान अभी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई है या जिन्होंने अभी रिसेंटली जो लाइफ का नया सफ़र शुरू किया है। आप अपने पार्टनर्स के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखें, ठीक है, और कोशिश ये करें कि आप उनसे सिर्फ अच्छे वक्तों का नहीं बल्कि बुरे वक्तों का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, ताकि जब भी कोई बुरा वक्त आए तो कोई तीसरा उसका फ़ायदा ना उठाए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी माँ और बाप ये ब्रेकअप होता है तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चे का होता है। तो अगर अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इट्स बेटर कि आप कंप्रोमाइज़ करें, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। थैंक यू। जी, मैं तो आपके जो है वो तवज्जुह से मैं अदिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्लो प्रोसेस है और जो डिले प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा इजी बनाया जाए। अगर माँ मिसाल के तौर पे जो है वो फॉलो नहीं करती ऑर्डर को, तो उस पर इन पे जो हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाए। अच्छा देखिए, एक चीज़ और है, जब हमें कभी कभार ऐसे होते हैं इवेंट्स, जैसे कोई ईद का मौका आ गया या बच्चों की बर्थडे आ गई, तो उन दौरान हमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है 3-4 घंटे का, KFC के लेके चले गए, तो उसमें भी हमसे जो है वो श्योरिटी PR बॉन्ड साइन कराए जाते हैं। मतलब एक बाप जो बच्चे को खर्चा भी दे रहा है, जो नेचुरल गार्डियन भी है और खून भी उसका, हर चीज वो कर रहा है, मतलब उससे आप श्योरिटी ले रहे हैं। कभी आपने माँ से श्योरिटी ली है कि वो कहीं बच्चों को लेके भाग ना जाए? तो ये जेंडर तजाद तो आप क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज आपके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाए। अच्छा, दूसरा ये है कि बस सही, ठीक है। हमारे दोनों कैंडिडेट ने, मोहम्मद इसाक मेमन साहब और मोहम्मद दानिश ने वॉइस ऑफ फादर को ही डिफाइन नहीं किया, एक ह्यूमैनिटेरियन जो डिफरेंसेस क्रिएट हुई हुई है मेल फीमेल में या हस्बैंड वाइफ में, उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की है। साथ साथ उन्होंने अदलिया से होने वाले जो ज्यादतियां हैं या यूं समझ ले कि ऐसी नाइंसाफियां जो ये शायद बीइंग अ ह्यूमन एस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, इन्होंने ये भी फेस किया है। इसीलिए शायद ये वॉइस ऑफ फादर की इमरजेंस हुई। इनके जहन में ख्याल आया कि क्या हमारी आवाज वहां तक नहीं जा पा रही, तो क्यों ना हम खुद एक आवाज बन जाएं। इस आवाज को RNN आपके पास लेकर आया है और मैं दुआ करती हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे अभी वो शादी के बंधन में बंधे हैं नहीं बंधे, मैं सिर्फ एक जनरल परसेप्शन पे बात करती हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, चाहे बच्चे हों चाहे ना हो, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग अगर नहीं है तो फिर आगे जिंदगी कहीं ना कहीं आपको जो है डिच करेगी कहीं ना कहीं जाके। और आपने इस चीज को देखना है कि आपकी जो जिंदगी है शादीशुदा, वो दीन और दुनिया के बैलेंस में चल रही है। अगर आपका हस्बैंड दूसरी शादी भी कर लेता है तब भी वो आपका हस्बैंड ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई हमारे इस्लामिक दूसरे ममालिक में लोग खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे होते। अलमिया पैसा नहीं है, अलमिया काला जादू नहीं है, अलमिया हमारी सोच है जिसको बदलने की बहुत जरूरत है। मैं वॉइस ऑफ फादर के साथ साथ कितने भी वॉइसेस हों, ठीक है, एक वॉइस आपकी अल्लाह की बारगाह में भी जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी इन तमाम लोगों से कि इंसानियत के नाते अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करें, ताकि आप इस तरह की माशी बुराइयों से बच सकें और इस तरह और कई बाप को या कई माओ को या जनरेशन को जो है आगे इस तरह से तकलीफों का या विक्टिमाइज होने का शिकार ना होना पड़े। नई सोच के साथ एक बार फिर दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ, नए एजेंडे के साथ। दिस इज सदफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।